उसके बाद जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं आज भी, जबकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, राजपत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार का राजपत्र है। मोदी जी की स्कीम का लाभ भी नहीं दिया जा रहा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को। और मैं आपको बता दूं, जिसके चलते करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगी है, आदरणीय विधायक जी मैं बता देता हूं, करोड़ों में है, जिसमें कानपुर नगर में 8,53,00,000 रुपए सीज किया गया, महोबा का 4,48,000 रुपए, ललितपुर में 7,21,000 रुपए, ग्रेटर नोएडा में 2,27,000 रुपए, लखनऊ में 5,69,00,000, बस्ती में 6,73,00,000, देवरिया में 4,25,00,000, कानपुर देहात में 7,77,00,000, आजमगढ़ में 8,40,00,000, ऐसे चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, फैजाबाद, ये रकम मैंने नहीं तय की है, ये रकम ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ने तय की है, जिसकी रिकवरी हो चुकी है, कहीं की रिकवरी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो इन योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? जो कि योजनाएं माननीय मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बताइए भदौरिया साहब, बताइए। ये अब आप सही बात कही आपने, मुझे अच्छा लगा जी। ज्ञान की बात, सम्मान की बात और सही बात। आपने अधिकारी जो दोषी हैं वो दंड मिलेगा उनको। मोदी और योगी की सरकार में अधिकारी बख्शा नहीं जा रहा है। अधिकारी गलती कर रहे हैं, जब वहां तक खबर है तो उनको दंड दिया जाता है। किनको दंड मिला बताइए, कुछ नाम बताइए जिनको दंड मिला हो। अधिकारियों ने किया है तो कितने? नहीं, अगर अधिकारी देखिए 2 ही किए होंगे, या तो नेता या अधिकारी। ये तो त्रिभुवन सिंह और अभय सिंह तो किए नहीं होंगे, त्रिभुवन सिंह और अभय सिंह तो किए नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बता दीजिए, ऐसे कुछ बताइए ना कि बख्शे नहीं जाते, कुछ अधिकारियों के नाम बता दीजिए जो बख्शे नहीं। बताइए जिन्होंने मार दिया हो, वो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, उसमें सचिव को आदरणीय संपादक जी, एक मिनट। आज नेता जेल में है, आज जो गलत करने वाले जेल में है, ये योगी की सरकार है। जी बिल्कुल सही है। आदरणीय विधायक जी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शासनादेश जारी करते हैं कि ईपीएफ काटा जाएगा, और आज इसको हिंदुस्तान ने भी निकाला है, हिंदुस्तान समाचार पत्र ने बड़ी अच्छी तरीके से निकाला है। और जबकि ये सरकार, मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, कोर्ट में कहते हैं कि इनको लाभ दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर लाभ नहीं दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पंचायत चुनाव में 230 लोग मरे, ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड में भेज दूंगा आपके पास। उसके बाद उसके पहले 50 लोगों की मौतें हुई। आज उनके परिवार कैसे जी रहे होंगे? अगर ये स्कीम लागू होती तो उनके परिवार वालों को कम से कम 10-10 लाख रुपए कोरोना काल में मिलता उनके परिवार वालों को। और जो लोग इलाज के अभाव में मरे हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए जी, ये बता दीजिए। बताइए भदौरिया साहब, बताइए। सरकार दोषियों पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, सरकार सदैव जनहित की है। अच्छा, सरकार सबकी है और सबके लिए कार्य कर रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो निश्चित योगी जी किसी को इस लड़ाई को लड़ते 4 साल, आज की लड़ाई नहीं है ये। सब लूट जाएगा, चला जाएगा तब। मोदी और योगी दो ऐसी जोड़ी बनी है कि ये किसी को छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं। ये बात तो सही, किसी को नहीं, शिक्षा मित्र भी नहीं छूटे, ये बात सही है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सजा देना है। सुन लीजिए भाई, बोलो ना, मेरी भी सुन लो। माननीय मोदी जी, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए। क्या कहना है कि मुझे कुछ नहीं ले जाना है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी जेल में बक्से की तरह रहेंगे। अब आप एक मिनट सुनिए भदौरिया साहब, कंट्रोल रूम थोड़ा ऑडियो पे ध्यान दीजिए सबके। हाँ, हम लोग का अपराधी बता दीजिए। अरे भाई, अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं इसकी सूचना जैसे सरकार को सही तथ्यात्मक ढंग से मिलेगी, कोई भी अधिकारी दोषी नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से 18 बार मिलकर रिक्वेस्ट कर चुका हूं। किसी सरकार में नहीं हुआ, केवल भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार में हो रहा है। आप तो समझ रहे हैं कि आज योगी सरकार में चाहे गुंडे हो, चाहे नेता हो, चाहे बिजनेस। भदौरिया जी, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कई सालों तक। कंट्रोल रूम ऑडियो पे ध्यान दीजिए भाई,
बिल्कुल अनभिज्ञ है सर, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके योगी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल अनभिज्ञ है। शौचालय दिया है आप सम्मान के लिए, आप समझो किसान सम्मान निधि दिया, गैस चूल्हा दिया, 5 लाख का बीमा दिया, घर बैठे अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान भी हूँ, जो जनता के बीच गए हो, जनता के किसान भी हूँ, जनता के लिए न समझाओ और जनता के लिए काम न किया हो। अरे भाई आप लोग ये भी तो देखो ना। 87 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, 2000 में 20 लीटर डीजल नहीं मिल रहा है, 20-22 लीटर आपके किस सम्मान निधि वाले अमाउंट में। अरे भाई मिलेगा, क्यों परेशान हो, सब मिलेगा। जो चीज पहुंचे डीजल कब होगा सस्ता। फिलहाल सर हम आपके हर बातों पे प्रकाश डाल सकते हैं, बाकी में हम मुद्दा श्रमिक का है सर, बेरोजगारी का है। चैनल पर मिल जाए, चैनल आदरणीय संपादक जी, बात है बोल रहे हो, आदरणीय संपादक जी। हाँ बोलिए बात भाई, एक एक करके निवेदन है आप लोग से, एक एक करके सरकार अपना काम कर रही है। आज सरकार की भूर प्रशंसा अच्छे कार्यों की हो रही है। आदरणीय विधायक जी, क्योंकि सरकार हमारी भी है, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। आपके हर एक बातों पर हम इस तरीके से प्रकाश नहीं डाल सकते, हमें भी पता है कि शासनकाल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता है। आदरणीय विधायक जी, एक शॉर्टकट रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। सरिता जी रुकिए, अभय जी रुकिए, एक एक करके, क्योंकि मुद्दों से हम लोग भटक जाएंगे, कोई नहीं, वो तो राजनेता यही चाहते हैं, मुद्दे से भटक जाइए आप लोग। एक एक करके त्रिभुवन जी बोलिए। हाँ आदरणीय विधायक जी, एक रास्ता है कि एक ऑर्डिनेंस लाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता है। और एक ऑर्डिनेंस लाकर क्या आपकी सरकार इतना बड़ा दिल दिखाएगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी 1,53,000 शिक्षा मित्रों के घरों में, उनके परिवार के घरों में दिया जलाने का काम करेंगे? केवल एक ऑर्डिनेंस लाना है आपको, केवल एक ऑर्डिनेंस। अपनी बात रखिए, सुनिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात नियमों तथ्यात्मक रखिए, अपनी बात लिखित रखिए और अपने विचार दीजिए। ये सरकार सबकी है, जन की है, शिक्षा मित्रों की है, अन्य टीचरों की है, रहने वाले सभी भाइयों की है। इस सरकार में सुना जाता, अनसुना नहीं किया जाता है। भदौरिया साहब, बहुत देर से इन लोगों के सवाल हो गए, बहुत देर से इन लोग के सवाल। एक सवाल मेरा है, आपको मैं बताऊं, एक आपके लिए अच्छी बात बताऊं। पंजाब में जो है ना, जैसे यहाँ पे शिक्षा मित्र हैं, वैसे वहां पे कच्चे अध्यापक हैं। पंजाब में उन्होंने पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रखा है इसी के लिए कि नियमित किया जाए उनको, इसके लिए पूरे पंजाब में। और कांग्रेस की सरकार वहां पे बुरी तरीके से घिरी हुई है, उस पर कोई टिप्पणी आपकी मैं चाहता हूँ। एक देखिए, हम टिप्पणी क्या करें, हम अपनी जाने। बुरा जो देखन मैं, चलो बुरा न देखो, जो जब मुझे देखो अपने मुंह से बुरा न हो। मैं अपनी समस्या को स्वयं देखता हूँ। वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ दुनिया काम, हम वहाँ उनकी तरफ क्यों देखें? जब हमारी सरकार चिंतित है, हमारी सरकार सबके लिए सोचती है, सबके लिए कार्य करती है। 1,19,000 आप ये समझिए, 287 जो टीचर की भर्ती हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि ये पंजाब की सरकार ने किया? नहीं, मैं पंजाब के हालात पे भी आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ, पंजाब पे भी टिप्पणी चाह रहा हूँ। पंजाब में पंजाब पे टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अच्छा। मैं अपने मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करता हूं। आपके कार्य में कष्ट है, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। या तो मुझे पेपर दे दीजिए, मैं अपने लेटर पे भेज दूंगा, और नहीं तो आप स्वयं भेजिए। आप भेजिए मेरे पास लेटर कि पूर्व विधायक रविशंकर भदौरिया जी, मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इन समस्याओं से हम ग्रसित हैं, जिससे हमारा परिवार भी ग्रसित है। 50 लेटर जा चुके हैं विधायक जी, सरकार तक पहुंचाने का 50 लेटर आप ही की पार्टी के आपसे बड़े नेता भेज चुके हैं। आप ही पार्टी के आपसे बड़े 50 नेता भेज चुके हैं लेटर। आपकी पार्टी के आपसे बड़े 50 नेता लेटर भेज चुके हैं। देखो, वही बात है, अंधा बाटे रेवड़ी जो चाहे सो दे, हमें दिखाओ तो हम जानन, हम आपका काम करन। डिबेट पे बैठ के हम झूठी बुलंदों पे ध्यान नहीं देते। विधायक जी मैं आऊंगा, विधायक जी मैं आऊंगा, मैं आपके क्षेत्र का ही हूँ, मैं आऊंगा। आदरणीय संपादक जी, आदरणीय संपादक जी, बोलिए। अभी एक 16 जून 2021 को एक पत्र जारी हुआ है। 16 जून 2021 को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें टीईटी की वैधता को आजीवन कर दिया गया। ठीक, 2011 से उसको आजीवन कर दिया गया, मतलब बैक डेट से। ये वही एनसीटी है
ये वही एनसीटी है जिसने शिक्षा मित्रों को परमिशन दी थी उत्तर प्रदेश में। आदरणीय संपादक जी, विधायक जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ये वही एनसीटी है जिसने शिक्षा मित्रों को परमिशन दी थी और 1,24,000 शिक्षा मित्रों को ट्रेंड किया गया था। जो अनट्रेंड शिक्षक थे उनको ट्रेंड किया गया था। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति ऐसा उदार व्यवहार नहीं कर सकती है कि जैसे टीटी को पूर्व के नियम से लागू कर दिया गया है ऐसे शिक्षा मित्रों के साथ कर दिया जाए? क्या दिक्कत है आदरणीय विधायक जी? बताइए। जैसे टीटी को आजीवन कर दिया गया है। मैं आपके विचारों से आपके कष्टों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मेरी हैसियत है मैं बात कह रहा हूँ। आप मुझे लिख के दो, मैं अपनी बात रखूंगा। बाकी ये आप भी बोलो कि 1,19,287 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती हुई है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब जो मीठा मीठा आप कड़ू कड़ू थू क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपकी समस्या मैं मानता हूँ, मैं गंभीर की कहानी बता दें आपको, आपकी बात आगे पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन ये मानो हुआ है जो भर्ती हुई सर। भदौरिया जी, दूसरे के घर का खाना आदमी अपने घर में नहीं खाएगा ना ला करके जबरदस्ती। जो भर्तियां आपने की है वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो भर्तियां आपने रुकवा रखी है उनको भी आप जोड़ करके आंकड़ों में बताए जा रहे हैं पूरे प्रदेश को। पहले अच्छा तो बोलो, बाद में अपनी बात का मुंह खोलो। पहले अच्छा तो बोलो कि यशस्वी मुख्यमंत्री, नहीं पहले आपकी वाहवाही कर दी जाए और जो आपकी कमी है वो ना बताई जाए। मेरा भी हो जाए तो अच्छा है। मैं विधानसभा में राजनीति करता था, मैं पहले अखिलेश जी के सारे अच्छे कार्यों को बखान करता था और इसके बाद मैं मांगता था कि ये बताओ आप कान से सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेते हो और वहां देते हो जुन्नी बात। कहीं 5 लाख तितली पार्क को दे दोगे, कहीं दूध वाले करोड़ को 5 करोड़ दे दोगे, अस्पतालों में आप हमारे यहाँ मरीजों के लिए कोई लाभ नहीं दे रहे हो। अरे अच्छा तो पहले कहो ना कि मैं आपको अच्छा बता सकता हूँ, आशीष सर, मैं इनको अच्छा सुझाव दे सकता हूँ। अच्छा एक मिनट रेवेन्यू की जहाँ तक बात आती है, सुनिए शिक्षा मित्र की है, एक मिनट, ये सीटें शिक्षा मित्र की थी जिसे कोर्ट को गुमराह करके हम लोगों के साथ धोखा करके मैं इनको सुझाव दे सकता हूँ सर। एक मिनट, नहीं एक मिनट, बात आपने कही रेवेन्यू की बात, 1 मिनट सुन लीजिए। एक मैं आपके पार्टी के एक बड़े नेता से मैं कहा कि मानदेय हमें बहुत कम मिलता है, इसे बढ़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए मानदेय नहीं बढ़ रहा है। जब प्रदेश बड़ा है, पूरे भारत वर्ष का यदि आंकड़ा देखा जाए तो 19 से 20% आबादी केवल उत्तर प्रदेश में रहती है पूरे देश की। क्षेत्र भी बड़ा है तो रेवेन्यू भी तो ज्यादा आता है, तो उसको मानदेय देने में क्या, बढ़ाने में क्या दिक्कत है? मैं ये बात नहीं कर रहा। लिखित दीजिए, कह नहीं सकता मौखिक, तो हम आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप लिखित दीजिए। ये सर 18 बार लिखित रूप से दे के फेस टू फेस माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल चुका हूँ। एक बार और एक बार मैं बेसिक शिक्षा एक बार रघुनंदन भदौरिया से भी आप लोग मिल लो, कृपा करो। नहीं मिलेंगे, मिलो। आदरणीय विधायक जी, हमारा स्थायी निदान कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा स्थायी निदान करिए बस। हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ आपका काम करेंगे और जो कमियां होंगी सरकार से काम कराने। बस 1 मिनट, अब सब लोग रुके। ये भट्ट साहब हमारे साथ हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मौका भट्ट साहब की भी मन की पीड़ा एक बार सब लोग सुन लें। भट्ट साहब लगातार हैं, भट्ट साहब की, भदौरिया साहब सुनो भट्ट जी की मन की पीड़ा। हाँ भट्ट जी आप बोलो, आप बोलो, बहुत देर से इंतजार किए, बोलो आप। जी आशीष जी, हाँ धन्यवाद। हाँ। हम भदौरिया साहब से बहुत सवाल मुझे करने थे, लेकिन अवसर नहीं मिला। जो भी हम 1999 से लेके आज तक करने थे, उसमें दो सवाल का जवाब भदौरिया जी। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ भदौरिया जी, हमारे एक प्रश्न का जवाब दें कि ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट करेगी, तो आपकी गवर्नमेंट कब करेगी? माननीय योगी जी का आपने सुना, माननीय मोदी जी का आपने सुना। हमने 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन निरस्त हुआ। उसके बाद हमारे मंचों पे आते रहे मुख्यमंत्री जी, उस समय सपा की सरकार थी, तो आप कहते थे कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? माननीय भदौरिया जी बताएं कि कब करेंगे आप? दूसरी बात, 68,500 में एक रात के धरने में जो
नियुक्ति पत्र दे दिया गया भदौरिया जी। और हम कई रात लखनऊ की सड़कों पे धरना दिए, दिल्ली की सड़कों पे धरना दिए। हमारा 1,50,000 का परिवार है। आप कब संवेदनशील होंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति कब संवेदनशील होंगे? आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मुखिया है, प्रधानमंत्री जी भी हमारे मुखिया है। हम आज तक लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोगों से मिलते रहे, अपनी पीड़ा को कहते रहे। आज तक वैसे ही जवाब आता है कि सरकार संवेदनशील है। आपका काम हो रहा है। 4.5 वर्ष हो गए सरकार को, आज तक हाई प्रोफाइल कमेटी जो गठित की गई हमारे धरने के बाद, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री जी से अगर सवाल जवाब किया जाता है तो कहते हैं ये विषय बेसिक शिक्षा परिषद का है। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के माननीय मंत्री जी से इस बात को हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बहुत भारी मुद्दा है और उसके हम सदस्य भी नहीं है। माननीय डिप्टी सीएम उसके जो है चेयरमैन है। आखिर अब हमारी पहुंच, हमने बहुत प्रयास किया भाई, मैं 20 प्रयास किया माननीय मंत्री जी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। आज तक हमारे सारे प्रयास विफल रहे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही प्रश्न करता, हम भी आपके वंशज हैं, हम आपके समुदाय के हैं। 1999 में जब हमारी नियुक्ति हुई तो आपकी सरकार थी। आप बीएड वालों को मौका देने के लिए रातों रात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो 2012 में लगाया था रोक, उसको आप हटवा सकते हो। 2012 के रोक को हटवा के आप 69,000 में उनको शामिल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1999 का बीएड हूं, उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 770 सीटें होती थी। आज इतनी हो गई, खाली बस्ती से 40,000 बीएड निकलता है। आज आपके पास 1,50,000 शिक्षा मित्र भी था, आप उनके लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बना रहे हैं? वो आपका क्या बिगाड़ा है? भदौरिया जी ने कहा प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज आगे स्कूलों में जा रहे हैं, आगे नौकरियों में जा रहे हैं। तो 68,000 69,000 के पढ़ाए नहीं है, वो शिक्षा मित्रों के पढ़ाए हुए हैं। शिक्षा मित्रों ने सजाया सवारा। आपको क्या कमी थी? आप लाके बीएड बीटीसी से भर रहे हो। हमारा 21 साल का त्याग तपस्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जवाब माननीय भदौरिया जी दें कि हमने जिस बगिया को सजाया सवारा अपने खून से, उसको आप अपने मुंह से कह रहे हो कि हम जो है हमारे बच्चे अच्छे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने हमारे विद्यालयों को सजाया संवारा। तो जब सजाया संवारा तो इसका जवाब कौन देगा? आप हमारे दुख दर्द को कब समझोगे? कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी का दर्द कब समझोगे? हमारे बेटा बेटी शादी लायक हो गए, हम आज अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सम्मान से कहते हो हम 10,000 मान दे रहे हैं, 10,000 मान दे रहे हो, तो हम सारी योग्यताएं पूरी करने के लिए मैं आपको बता दूं आशीष जी, 2010 में आईटी एक्ट लागू होने से पहले लगभग 1,43,000 जो शिक्षा में समायोजित हुए थे वह क्वालिफिकेशन पूरा करते थे, वो स्नातक हो चुके थे। और आप एक बात समझिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहता है कि जो शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एक तरफ आप उसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात मान के माध्यमिक शिक्षा में जिसको जाना चाहिए उसे प्राइमरी में जबरदस्ती लाते हो, और हमारे लिए जब सरकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहती है कि ये पहला टीचर है, इनके ऊपर टेट लागू नहीं होता, तो हमारे 1,75,000 शिक्षा मित्रों के लिए आपका कोई नियम कानून नहीं हो आता। आप महोदय ये बता दीजिए भदौरिया साहब कि आप कब करेंगे, कब हमारे अगर प्रति संवेदनशील होंगे वो काम कर दीजिए। ठीक है भट्ट साहब, अब जवाब दीजिए भाई। भदौरिया साहब जवाब दीजिए। बहुत देर से भट्ट साहब रुके हुए थे, देखा आपने कितनी पीड़ा है कि
हम इनकी पीड़ा के साथ हैं। हाँ। ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सक्रिय काम करते हैं अपने क्षेत्र में और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, कम से कम कुछ तो भला हो कि आज ये परिषदीय जो विद्यालय हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी हुई कि नहीं हुई। आज बच्चे अच्छे पढ़ने लगे, आज यही बच्चे बाहर के बच्चों से कंपटीशन करते हैं, अच्छा लगता है। अरे तो किसने उस लायक बनाया? इन्होंने बनाया ना उस लायक, इन्होंने ही बनाया है। यही जो त्रिभुवन सिंह, अभय सिंह और भट्ट जी बैठे हैं और सरिता राय, इन्होंने बनाया उस लायक ना। मेरी सरकार में बना है, पहले नहीं इतना बना था। अच्छा, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको, योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। माननीय, मैं माननीय लगाना भूल गया था, माननीय योगी जी ने पढ़ाया है उन सबको। अरे भाई, आप लोग के चरण कहाँ हैं? स्कूलों में छात्र संख्या में एक बार मैं सबके पास जाऊंगा, सबका ऑडियो बंद करिए अभी, सबका एक एक करके आप लोग पता है, अब एक साथ बोलोगे तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी। बस सरिता जी, अभय भाई, एक मिनट सब लोग रुकिए। सबके पास मैं आ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबके पास आऊंगा। विवेक पांडे बहुत देर से शुरू से बैठे हुए हैं, एक मौका विवेक पांडे को दीजिए। विवेक पांडे क्या कहना चाहते हैं? बोलिए विवेक जी। ऑडियो खोलिए विवेक पांडे, ऑडियो खोलिए। पूरे पैनल को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। भदौरिया जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी किसी गंभीर विषय पे बात की जाती है, हालांकि आप मेरे सम्मानित भी हैं और रहेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां मैं टोकूंगा। आप आंकड़े और डेटा लेकर के आया कीजिए, तब आपको पता चलेगा पहले से संख्या ज्यादा हुई कि कम। चालू सत्र 18-19 में ही 11,000 बच्चे आगरा जोन में कम हो गए हैं, जो कि पिछले साल 1,78,000 आए थे। मैं आपको और भी अन्य जनपदों के दे सकता हूं। अलीगढ़ में इसी क्रम में 1,63,617 बच्चे, जो अब 1,57,714 है, करीब 5,903 बच्चे कम। बरेली में 2,43,778, जो अब 2,23,990 रह गए, करीब 19,783 बच्चों के नामांकन कम हुए। इसी क्रम में पूरा डेटा है मेरे पास, आप चाहेंगे मैं आपको भेज दूंगा, अन्यथा बातें रह जाएंगी। अब मैं आपको एक समाधान देता हूं। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक समाधान देता हूं। इनकी जो नियुक्ति हुई थी शिक्षा मित्रों की, पत्रांक संख्या 26 मई 99 को, पत्रांक संख्या 26/1599/1599/2082/98 और 129/1/15/2005/2082/98 को आधार बनाते हुए 30 मई 2014 को आरटीई में संशोधन किया गया था। 2009 का जो बनाया गया था उसमें 30 मई 2014 को संशोधन हुआ। इसी क्रम में 30 मई 2014 को बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया और 19 जून 2014 को समायोजन नियुक्ति का आदेश दिया गया। 19 जून 2014 को समायोजन की नियुक्ति का आदेश दिया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पे 27,528 रुपए मानदेय प्रस्तावित था और शहरी स्तर पे 28,728 रुपए। आप इसी को एक क्रम में ऑर्डिनेंस रूप में ले आइए, पास कराइए। हम विपक्ष में हैं, हम आपको पूरी तरह से प्रस्ताव में आपके समर्थन करते हुए इन शिक्षा मित्रों की समस्या का एक ही बार में पूरा समाधान कर देंगे। मैं इस बारे में बहुत राजनीति में इसलिए नहीं जाऊंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी पीड़ा सुन ली आपने। आप उपलब्धियां मत गिनवाइए, उपलब्धियां गिनवाने का काम आपका हमारा है मंच से, लेकिन पड़ोसी के घर का खाना छीन करके कोई नहीं खाएगा, जो आप कह रहे थे। तो मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं, ये आपको एक समाधान भी मैंने बता दिया है और विपक्ष में रहकर भी हम आपको इसमें पूरी तरह से आपका समर्थन दे देंगे। चलिए, आप ऑर्डिनेंस लेके आइए, हम पास करने के लिए तैयार हैं। भदौरिया साहब, सलाह दीजिए, पार्टी में संगठन में ऑर्डिनेंस लाएं। विपक्ष भी, समाजवादी पार्टी पहले बार जो है भाजपा के ऑर्डिनेंस पे समर्थन में खड़ी होगी। नहीं, भाजपा नहीं, हम शिक्षा मित्रों के लिए खड़े होंगे सर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अरे भाई आप भाजपा के समर्थन में खड़े हो जाओ, अगर उससे शिक्षा मित्रों का भला हो रहा है। शिक्षा मित्रों के अगर लाखों परिवारों को रोजगार मिलना, लाखों परिवारों को तो राजनीति की विकास की होनी चाहिए। हाँ बोलिए, सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? भदौरिया साहब, यही बात करना आप लोग यही बात करना।
आप लोग को जरा भी यहाँ पे भदौरिया साहब, मैं बड़े दुख से कहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा राजनीतिक संवेदनशीलता आनी चाहिए। पता नहीं कैसे जनता के बीच आप लोग राजनीति करते हो। यहाँ पे अपनी पीड़ा रख रहे हो, वहां आप मुस्कुरा रहे हो, वैक्सीन की बात कर रहे हो। मैंने समाधान दिया आपको, मैं तो समाधान मैंने अपनी बात कह दी। सुनिए, हाँ, जब मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जो भी हो आप अगर मुझको लिख कर देंगे तो मैं आपकी बात आगे पहुँचाऊंगा। हाँ, जो मुझे नहीं मालूम है मैं झूठ फरेब नहीं बोलूंगा आने लोगों। अरे तो अपनी सरकार से पता करिए ना, आपकी सरकार को अपनी इतने बात पत्र कहते दिए जा हैं। चुके हैं। कानून बनाना राज्य का विशेषाधिकार है। एक ऑर्डिनेंस लाइए, एक ऑर्डिनेंस पास करके सभी की समस्या का समाधान, कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात सुन लो, मुझे जब मैं कह रहा हूं आप सरकार ये सबके लिए है, सरकार ने ही, सुनिए आप अपनी बात कह रहे हो 1,73,000। जब ये पत्रांक संख्या मैं निकाल के लाया हूं तो क्या आप थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे? आपको दिया जाएगा तब आप करेंगे। आप विचार रखा है। मैं जो कह रहा हूं सुनिए, यूपी में 1,73,000 शिक्षा मित्रों के भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। इसके तहत ही उन्होंने शिक्षा मित्रों के स्थायी किए जाने के विचार भी रखा है। भदौरिया जी वही बताए ना कब होगा, कब होगा। 4,000 शिक्षा मित्र मर गए हैं, 4,000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं। इंतजार करो, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इंतजार करो भैया, थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी हो जाएगा। एक अंतिम निवेदन, एक सबके पास में आ रहा हूं, एक एक करके सबके पास। सबसे पहले त्रिभुवन सिंह आप बोलिए, अपनी बात रखिए। ऑडियो खोलिए त्रिभुवन, अपना ऑडियो आवाज खोलिए। त्रिभुवन सिंह आवाज खोलिए, मोबाइल में आवाज खोलिए। आदरणीय संपादक जी, हाँ। पंजाब में जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण हैं, वो इस समय वहां के संविदा शिक्षकों के साथ में है। तो उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में सरकार है वो हमारे साथ में क्यों नहीं? यहाँ भी जब विपक्ष में आएंगे तो साथ हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सवाल पहला ये। दूसरा सवाल है, हिंदुत्व की बात करने वाली हमारी पार्टी, देश की पार्टी हिंदुत्व की बात करने वाली, ये 3,000 से अधिक शिक्षा मित्र जो मरे हैं, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये हिंदुस्तान के हैं। इनके साथ न्याय क्या होगा? फांसी लगाई है लोगों ने, खून से पत्र लिखे हैं। आदरणीय विधायक जी, मैं आपको सब कुछ दूंगा एविडेंस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सब कुछ एविडेंस दूंगा। खून से पत्र लिखे हैं, लोगों ने फांसी लगाई है, सुसाइड नोट लिखा है, सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि मैं इतने कम पैसे में परिवार चलाने में असमर्थ हूं। ऐसे एक नहीं, 2 दर्जन लोगों ने फांसियां लगाई हैं, 2 दर्जन। आदरणीय विधायक जी, स्थिति से मैं आपको अवगत कराऊंगा, बहुत मोटी फाइल है। आदरणीय विधायक जी, आखिर आपकी सरकार ने अब तक उनके परिवार वालों को क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? वो भी तो पढ़ा रहे थे 15-20 साल से। क्या न्यायिक संवैधानिक हक नहीं बनता था कि उनके परिवार वालों को कुछ दिया जाए? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए दिया जाए? वो भी हिंदू थे। आदरणीय विधायक जी त्रिभुवन जी, ठीक है। हाँ, आप एक साथ सबके सवाल ले चलूंगा, दिया जाएगा सबको। फिर संकल्प पत्र आने वाला है, दिया जाएगा। हाँ, अभय सिंह आप भी बोलिए। हाँ, संवेदना के तो 2 शब्द नहीं निकले। हाँ। तो मुआवजा कहाँ से देंगे 4,000 मृत शिक्षा मित्रों को? हाँ। सर, आपने कोरोना टीका के बारे में बात किया, टीका उपलब्ध होगा तो हम जरूर लगवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी पंचायत चुनाव हुआ है, 2,000 से अधिक शिक्षाकर्मी एक्सपायर हुए हैं उसमें कोरोना की वजह से। अगर बहुत आप कोरोना के बचाव के लिए सक्रिय थे तो क्यों नहीं उनको पीपीई किट उपलब्ध करा दिए जो बूथ पर गए थे चुनाव कराने? क्या उस व्यक्ति की मृत्यु की कमी आपके रुपए से हो जाएगी? परिवार रुपए से उसका हो जाएगा। 238 शिक्षा मित्र चले गए इसी कोरोना में, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस चुनाव को रोकने के लिए तो बहुत आवाजें उठी, लेकिन चुनाव को किसी कीमत पे नहीं रोका गया था। हाँ, भट्ट साहब, चुनाव तो रुक नहीं सकता। हाँ, भट्ट साहब आप भी बोलिए अपना, आप भी अपनी आखिरी बात। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें 138 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको वेटेज नहीं मिला है। अधिकारी आपके कहते हैं निदेशालय के, ये कंप्यूटर का फॉल्ट है जिसके वजह से वो मेरिट में होते हुए भी आज नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हाँ बोलिए भट्ट साहब, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हमारे ये माननीय भदौरिया जी से चलते चलते ये है कि आप ये बताइए, संकल्प पत्र पूरे 5 साल हो गए,
वो कब पूरे होंगे? दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, कार्रवाई जो भी हुई दिख रहा है, थोड़े से घोटालेबाज पकड़े गए तो एसपी साहब को निलंबित कर दिया गया। ऐसा भी ना हो, और पारदर्शिता हो तो पारदर्शिता हो। अगर आप लोगों के लिए कानून बनाते हो तो हम भी आपके बच्चे हैं, आप भी हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे सरकार हैं, आपके हम मातहत हैं। आप हमारे लिए भी एक नई नियमावली बना के हमारे बच्चों के लिए संरक्षित करिए। 1 लाख लगभग जो 50,000 शिक्षा मित्र इस समय है, वो आपकी सरकार की, आपकी जय जय करेंगे, हम भी करेंगे। आप ये तो दिखाओ ना कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। खाली कहने से बात नहीं होती कि हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है। हम भी अपने प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे भी घर परिवार है, महंगाई को देखते हुए जल्द से जल्द आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं 1,50,000 शिक्षा मित्रों का रोजी रोटी की मैं भीख मांगता हूं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सारे नेताओं से। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अतिशीघ्र हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कोई उचित निर्णय लीजिए, ताकि हम भी आपकी सारे विकास की योजनाओं से लाभान्वित हो। ठीक है, हाँ सरिता बोलिए, आप बोलिए। जी सर, हम आपके चैनल के माध्यम से भदौरिया सर से निवेदन करना चाहते हैं कि सर हम किसी के एजेंट नहीं हैं। वर्तमान सरकार जो है प्रदेश की, वो सारे हम उनके एजेंट हैं। जो सरकार पिछली थी उनके एजेंट हैं, आज आपकी सरकार हम उनके एजेंट हैं। और ये आपको भी पता है सर, हम कहीं अयोग्य नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं सर। लेकिन राजनीतिक द्वेष इतना चरम सीमा पे हो गया है सर कि एकदम यूपी के शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने का आप लोगों ने ठान ही लिया है सर। थोड़ी सी संवेदना हम लोगों के प्रति जगाइए सर। आपने जो जो बैरियर लगाया हमने पार करते गए। यहाँ तक कि हमारे लिए न्यायालय, हम कहाँ से न्याय मांगे सर? हमारे लिए तो न्यायालय भी हाथ खड़ा कर दिया है सर। जो न्यायालय बाल बालाओं के लिए न्याय करता है, रोजी रोटी के लिए न्याय करता है, जो न्यायालय जो गलत लोग भर्ती में शामिल हुए उनके लिए न्याय कर देता है, और वो न्यायालय हमारे लिए कभी न्याय के बारे में नहीं सोचता। एक बार में समायोजन रद्द करके हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक बार भी उसके प्रति संवेदना नहीं जागती सर। ठीक है सरिता जी, हम ठीक है। विवेक पांडे, फाइनल कमेंट। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मंच के सामने ये कहना चाहूंगा कि आप विधायक हैं, आप सत्ता दल का एक हिस्सा हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, शक्तियों के साथ पहचानिए। आपका काम है सदन के अंदर बैठ करके चर्चा करते हुए, मुद्दों को उठाते हुए उस पर कानून बनाना, क्रियान्वयन करवाना। राज्य का जो सबसे बड़ा विशेषाधिकार है वो है कानून बनाना। सरकार का काम कानून बनाना है। बने हुए कानूनों में दखल दे करके उसको तोड़ मरोड़ करके केवल और केवल राजनीति के माध्यम से प्रभावित करना नहीं पिछली सरकारों के कार्यों को, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से कोविड की आड़ में सदन नहीं चलाए जा रहे, आखिरी बार 3 मार्च को समाजवादी शिक्षक सभा के डॉक्टर एमएलसी, स्नातक एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जी ने शिक्षा मित्रों का प्रमुख मुद्दा ज्वलंत आवाज और पूरी तेजी के साथ सदन में उठाया था। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मित्रों के किसी मुद्दे पे या किसी भी तरह के मुद्दों पे कोई बात या चर्चा परिचर्चा हुई है। मैंने आपको एक सुझाव दे दिया, विपक्ष में रहते हुए भी, जो कि मेरा नैतिक कर्तव्य इन लोगों के प्रति है, इस वजह से मैंने दे दिया। आप इसको चाहे मेरी कमजोरी मान लीजिए, हार मान लीजिए, लेकिन इन लाखों शिक्षा मित्रों को, इनके परिवारों को, इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अगर एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से समस्या का निपटारा किया जा सकता है, तो हम सारे जनप्रतिनिधि समाधान की जगह समस्या को क्यों बहस में लाते हैं? मैंने आपको एक समस्या का समाधान दे दिया है, बाकी आपकी इच्छा शक्ति और नैतिक इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। आदरणीय संपादक जी, हाँ बोलिए। आदरणीय संपादक जी, माननीय विधायक जी से सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने, ये कागज मैंने दिखा चुका हूं, देख लीजिए एक बार। मैं देख रहा हूं लगातार।
आपने मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था कि राजकीय कर्मी की मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में सेवा योजन किया जाए। शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार के एक सदस्य पद पर समायोजन किया जाएगा। ये ट्वीट तो आ गया, आखिर उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी क्यों नहीं मिली अब तक? आदरणीय विधायक जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब सांड और बैल पर अध्यादेश लाया जा सकता है तो 1,53,000 शिक्षा मित्रों पर क्यों नहीं? फिर तो हम लोग इंसान हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र कोरा होगा या पूरा होगा? वो कोरा होगा या पूरा होगा? आदरणीय विधायक जी, केवल एक लाइन में जवाब दीजिए बस जी। जो 2017 का घोषणा पत्र है भदौरिया साहब, वो पूरा होगा कि नहीं? भदौरिया साहब, अब फाइनल आपके हाथ में है सब कुछ। आप बताइए, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बताइए, तब चर्चा खत्म करूं जी। मैंने अपने शिक्षा मित्रों के अगुवाई करने वालों की बात सुनी, हमने आप सबकी पीड़ा सुनी जी। आपको पीड़ा है, आपके परिवार को पीड़ा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार आपके साथ खड़ी होगी। कोई कमी होगी तो हम लोग मिलकर बैठकर विचार कर आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, घोषणा पत्र पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा? घोषणा पत्र 2017 का कि नया आएगा, नया फिर आएगा? सुन लीजिए, सरकार जो है संवेदनशील है। सरकार आप सबकी है, सरकार किसी की नहीं है। कभी आप बैठे कभी हम बैठे, सरकार में ही आप नेता, आप भी नेता बने, हम भी आज नेता बने, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है आपके बीच में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति केवल प्रदेश की और प्रदेश के लोगों की सुनता है, उसके लिए जी भर के काम करता है। आज आपकी पीड़ा के साथ हूं। आप मुझे आवेदन जो आपका है हमको दीजिए, मैं भी कुछ उस पर कार्य करूंगा, ऐसा नहीं है। और सरकार सुन रही है। हम आप जो इस चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, सरकार के पास ये आवाज इस चैनल के माध्यम से जा रही है, आपकी पीड़ा जा रही है। लेकिन यथार्थ तो कहना हम सब सीखें कि जो अच्छा किया है उसकी भी बड़ाई करनी चाहिए। आज प्रदेश पंगु बने रहते थे, आज प्रदेश इस तरह से चल रहा है कि प्रदेश में बहुत से जो जिस तरह से लोग जीना चाहते थे, आज उन्होंने जीना सीख लिया है। हाँ, मैं जो बच गए कोरोना के बाद, जो नहीं गए शमशान तक, वो जीना सीख गए। मैं आपके कष्ट से सहमत हूँ, लेकिन ये भी आप सहमत हो कि 1,73,000 के लिए माननीय यशस्वी योगी जी सोच रहे हैं 1,19,287 को नौकरी दी है और अब विद्यालयों में गुणवत्ता आ गई है। बस कंट्रोल रूम बस हो गया। अब मेरी क्षमता नहीं है। अब कंट्रोल रूम बंद कर दीजिए, ऑडियो अब बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कंट्रोल रूम बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। अब जो है अब कुल मिला जुला के ये है कि सारी इस चर्चा से जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार शिक्षा मित्रों के साथ इंसाफ नहीं कर पाई, वहां के कच्चे अध्यापकों के साथ जिनकी संख्या 10-12 हजार थी। कांग्रेस की सोच ऐसी ही है, कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं करती है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनने के पहले वादा किया था, हो सकता है उन्होंने भी कई भाषण दिया हो, लंबे चौड़े वादे किए थे अस्थायी करने के लिए। 4.5 साल में कुछ नहीं किया। पंजाब के नौजवान और पंजाब के कच्चे अध्यापक और पंजाब की जनता अमरिंदर सिंह को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी उन जिनका हकमारी हुआ है पंजाब में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकदम हकमारी किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और उसके जवाब, उस सरकार को जवाब देने के लिए, जिस सरकार ने झूठ बोला उस सरकार को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां के पीड़ित मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मैं पंजाब के
उन लोगों को समर्थन करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भाषा में कि आप अपने हक के लिए जिले के कोने कोने में लड़ रहे हैं, पंजाब के युवा, पंजाब के नौजवान और पंजाब के जो है शिक्षक, कच्चे अध्यापक। स्वागत मैं लखनऊ में बैठ के पंजाब के उन सभी साथियों को उनका स्वागत करता हूं और उनका मनोबल अगर मेरी जुबान से बढ़ता है तो यहीं से बैठ के बढ़ा रहा हूं। कुल मिला जुला के पटकथा ये है, चित्र ये है। रही बात कंट्रोल रूम, इस प्रोग्राम के खत्म होने के तुरंत बाद फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान चला दीजिएगा ताकि कम से कम आगे का रास्ता दिखे इन युवाओं को। अब युवा नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग हो गए, बच्चे युवा हो रहे हैं। कंट्रोल रूम ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही जरूर माननीय योगी जी का वो बयान चलाइए जिससे हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को मार्गदर्शन मिले माननीय योगी जी के उस उद्बोधन से, उस संबोधन से। इसके अलावा एक बात और जाते जाते कहूंगा कि अभी भट्ट साहब ब्राह्मण हैं, भीख मांग रहे थे कि भीख दे दो सरकार, हमें हमारा हक दे दो। तो राजा कभी भी भिक्षा मांगने वाले को वापस नहीं करता। और आखिरी बात मैं रघुनंदन भदौरिया जी से कहना चाहता हूं, बार बार एक बात आती है कठोर कार्रवाई होगी, संवेदनशील है, निगाह रखे हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग सनातन से संबंध रखते हैं, तो हमेशा हमें अपने इतिहास में झांकना चाहिए। और हमारे इतिहास में राजनीति पर सबसे बड़ा ग्रंथ, उसे मैं राजनीति का गीता, राजनीति की कुरान मानता हूं, जो चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र राजनीति के लिए, उसमें राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। एक बार उस जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ लीजिएगा, उससे बढ़िया आईना नहीं है किसी सरकार के लिए, किसी हुक्मरान के लिए। अपने आप आपको लग जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन काबिल है, कौन नाकाबिल है। तो हर नेता उसको पढ़े, राजा कर्तव्य समझे, फिर अधिकारियों पे भी जिम्मेदारी थोपने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि अगर राजा नाकाबिल अधिकारियों, निकम्मे अधिकारियों, बेईमान अधिकारियों पर निगाह नहीं रख पाता तो राजा की अयोग्यता ज्यादा मानी जाती है, उस अधिकारी, उस मंत्री, उस सामंत की अयोग्यता नहीं मानी जाती है। इसलिए आप राजनीतिक लोग हैं, कम से कम सनातनी हैं हम लोग, कम से कम पुराने अपने इतिहास को भी पढ़ें जिस पर हमें गर्व होता है। हमें चाणक्य पर गर्व है तो चाणक्य के उस अर्थशास्त्र को जरूर पढ़ें भदौरिया साहब और बाकी राजनीतिक लोग भी। रही बात, चलते चलते आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उद्बोधन संबोधन सुनिएगा, जो आप लोगों को ही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने दिया था, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा मैं किसी भी लाभ हानि से परे होकर के आपके हक हुकूक की आवाज उठाने के लिए हमेशा मौजूद हूं और मेरा मंच हमेशा आप लोग के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। एक परिस्थिति पैदा हुई है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध
अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डाले तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक। कार्य को आगे चलाने वाला नहीं है। जब से शिक्षा मित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था। एक विश्वास जगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों दावपेचों को समझ नहीं सके और केवल उतावलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है जैसे अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में कोई को नहीं जीता जाता है। हताशा जो हो रही है, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा मित्रों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि अपनी हताशा और निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देता है वो राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे संबंधित किसी भी
उस प्रस्ताव को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार के पास गई होती, संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती जो आज आप सबके सामने आ खड़ी हुई है। हमको यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं बल्कि शिक्षा के बारे में सोचना है। हमें इस प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए, इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा वह उससे कुचल, उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार वो सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या हमेशा के लिए समस्या बनी रहती है। अगर समस्या का समाधान भी होगा और समस्या का समाधान भी वहीं से होगा जिन्होंने समस्याएं अपनी अदूरदर्शिता से प्रारंभ पैदा की है। उनको अपना पैकेज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहिए और भारत सरकार के पास भी जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा मित्रों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा हम लोग संसद में लेकर के, सरकार से लेकर के संसद तक उस प्रस्ताव का समर्थन करवाएंगे और शिक्षा मित्रों के हितों को हर स्तर पर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को हर स्तर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं इस बात का आग्रह करूंगा, याद रखना, हताशा निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अगर आप हताश और निराश रहेंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई आपके आंदोलन के साथ रहेगा, बाकी हर व्यक्ति छड़ता जाएगा, करता जाएगा, अपना रास्ता बनाता जाएगा। इस पूरी लड़ाई को एक नई धार पूरे प्रदेश स्तर पर देने की आवश्यकता है और जिन लोगों की अपूर्णता के कारण स्थितियां पैदा हुई है उन लोगों को कटघरे जी नमस्कार, 5 बज चुके हैं और एक बार फिर वक्त है आम आदमी की बात करने की। ये 5 बजे का वक्त है जब आम आदमी बोलता है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। आज विषय है शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्र ये वो वर्ग है जो 21 साल से इस प्रदेश में सेवा दे रहा है, लेकिन आज भी 21 साल पहले जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। बहुत सारी इनकी वेदना है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। उससे पहले मैं 1-2 बातें साफ कर देना चाहता हूं, कुछ बातें मैं भी अपने तरफ से रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि लगातार मेरे पास पिछले कुछ समय से ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संदेश आ रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ लगातार क्यों चला रहे हैं। तो मैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक बता दूं कि मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं चला रहा। मैं भी इसी सरकार के अधीन इस प्रदेश का एक नागरिक हूं और मैं जो कुछ भी चला रहा हूं, दिखा रहा हूं, पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए वो आम जनता की आवाज को दिखा रहा हूं। अगर आम आदमी के हक की बात करना किसी को सरकार के विरोध में लगता है तो ये सरकार को तय करना चाहिए कि आम आदमी का हित सरकार का विरोध कैसे हो गया। अगर आम आदमी की बात सरकार विरोधी है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कहीं सरकार आम आदमी की विरोधी तो नहीं हो गई है। ये विनम्रता पूर्वक उन सभी लोगों से मेरी अपील है जो मैं बताना चाहता था। दूसरी बात, शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा वर्ग है, 1.5 लाख से ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो बताएंगे हमारे सभी साथी जो जुड़े हैं। आपस में मैं हमेशा कहता हूं, मैं बेरोजगारों की आवाज़ की बात जब उठाता हूं, उनके हक की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं बेरोजगार एक परिवार। तो आपस में अगर अपने हक को लेकर के बात की जा रही हो, हक की बात हो रही हो,
तो आपस में किसी तरीके का मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह है अपने साथियों और भाइयों के लिए। इन दोनों बातों के साथ ही मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत करने से पहले जो सहयोगी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उन सबका परिचय आपसे करवा दूं। रघुनंदन सिंह भदौरिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और विधायक रहे हैं। विवेक कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। वंशराज दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। सरिता राय हैं, शिक्षा मित्र हैं और आज महिलाओं की जो वेदना है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं, उनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। अभय सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षा मित्र संघ के। और त्रिभुवन सिंह हमारे साथ हैं, त्रिभुवन सिंह उपाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। सभी साथी, सबकी वेदना एक है, सबकी पीड़ा एक है, इसलिए इन सभी साथियों की बात पूरी तसल्ली से सुनी जाएगी। समय की कोई सीमा नहीं होगी और इस आवाज को रघुनंदन भदौरिया जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास होगा। और सीधे भी मैं प्रदेश के मुखिया से अपील करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इनकी गुहार सुनी जाए। इन सबके पहले ये सारी चर्चा शुरू करें, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं। इस सबके पहले इस सरकार में हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की संवेदनाएं कितनी जुड़ी रही हैं शिक्षा मित्रों के साथ और शिक्षा मित्रों के हित के बारे में ये कितने चिंतित रहे हैं, ये भी प्रदेश को जानना देखना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई संवेदना रखता है किसी वर्ग से तो वो वर्ग अपेक्षाएं भी उससे ज्यादा रखता है। और 4.5 साल की सरकार के बाद अगर शिक्षा मित्रों की पीड़ा वहीं के वहीं है तो प्रश्न खड़ा होना लाजिमी है। इसलिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कितने संवेदनशील रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए। और 2017 के चुनाव के समय या उसके आगे पीछे भी इन्होंने कितनी संवेदना जताई है इनके मामलों को, इनके हितों को सुलझाने के लिए, इनका हक इनको देने के लिए। उनका क्या वादा रहा है, ये वादा आप लोग खुद अपने कानों से सुनिए, पूरा प्रदेश सुने। कंट्रोल रूम चलाइए जरा। शिक्षा मित्रों लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डालें तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा।
और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, तो मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक। कार्य को आगे चलाने वाला नहीं है। जब से शिक्षा मित्र आए थे, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ योगदान आपके स्तर पर होता रहा था और एक विश्वास जगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा कभी बंजर हो चुकी थी, उस प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवनदान शिक्षा मित्रों ने दिया था। लेकिन कहीं न कहीं एक मिसहैंडलिंग है और दूरदर्शिता है कि हम न्यायालय के उन कार्यों दावपेचों को समझ नहीं सके और केवल मुकाबलेपन में जब भी कोई निर्णय होते हैं उसका शिकार आम जनमानस को ऐसे ही होना पड़ता है जैसे अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर हुआ। मेरा आप लोगों से दो अनुरोध होगा। एक, हताशा और निराशा में चोरियों को नहीं जीता जाता है। अपनी हताशा जो हो रही है, निराशा से उभर करके हम सबको इस लड़ाई को जीतने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये केवल शिक्षा मित्रों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का है। इसलिए इस लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि अपनी हताशा और निराशा से उभरिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को अपना एक ठोस कार्यक्रम बना करके सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देता है वो राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार उस पर आगे कार्रवाई करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपसे संबंधित किसी भी उस प्रस्ताव को लेकर के पहले ही केंद्र सरकार के पास गई होती, संभवतः इस प्रकार की स्थिति नहीं होती जो आज आप सबके सामने आज खड़ी हुई है। हमको यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं बल्कि शिक्षा के बारे में सोचना है। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख हम शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है।
उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए, इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा वह उससे कुचल, उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या हमेशा के लिए समस्या बनी रहती है। अगर समस्या का समाधान भी होगा और समस्या का समाधान भी वहीं से होगा जिन्होंने समस्याएं अपनी अदूरदर्शिता से प्रारंभ पैदा की है। उनको अपना पैकेज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाना चाहिए और भारत सरकार के पास भी जाना चाहिए। भारत सरकार के पास कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा मित्रों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग संसद में लेकर के, सरकार से लेकर के संसद तक उस प्रस्ताव का समर्थन करवाएंगे और शिक्षा मित्रों के हितों को हर स्तर पर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को हर स्तर पर संरक्षण प्रदान करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मैं इस बात का आग्रह करूंगा, याद रखना, हताशा निराशा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता है। अगर आप हताश और निराश रहेंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई आपके आंदोलन के साथ रहेगा, बाकी हर व्यक्ति छड़ता जाएगा, करता जाएगा, अपना रास्ता बनाता जाएगा। इस पूरी लड़ाई को एक नई धार पूरे प्रदेश स्तर पर देने की आवश्यकता है और जिन लोगों की अदूरदर्शिता के कारण स्थितियां पैदा हुई है